कॉम्फी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। समाज में अपने कई परंपराएं प्रचलित है। उसमें यह भी एक परंपरा है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमार व्यक्ति को मिलने जाना, जिससे उसका फ़ायदा यह होता है कि उन्हें थोड़ी सी देर के लिए खुशी मिलती है और खुशी के साथ साथ उनका जो दुख दर्द होता है उससे ज़रा सा ध्यान हट जाता है। इसलिए इसमें फ़ायदा तो है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिसमें बीमार व्यक्ति को जो आराम की सख्त ज़रूरत होती है वह आराम उनका हराम हो जाता है, उनका समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए यह समझाने की कोशिश लेखक घनश्याम अग्रवाल जी करते हैं। घनश्याम अग्रवाल ने यह पाठ प्रस्तुत किया है जिसका नाम है वाह रे हमदर्द, क्योंकि उनका कहना यह है कि वाह रे हमदर्द, हमदर्दी दिखाने वाले जो है आजकल दिल से कोई हमदर्दी नहीं दिखाते, इसलिए ये हमदर्दी किस काम की, ऐसा उनका कहना है। यह उन्होंने अपने इस पाठ में प्रस्तुत किया है। हम देखेंगे ये वाह रे हमदर्द। पाठ का नाम है वाह रे हमदर्द। पाठ है तीसरा, जिसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल, जिनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। यह घनश्याम अग्रवाल जी का जो परिचय है यह हम देखेंगे। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि जैसा उनका साहित्य है। उसमें से हंसी घर के आईने, इस काव्य हास्य व्यंग से उन्होंने यह पाठ ले लिया है जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। यह जो गद्य है इसके संबंधी लेखक प्रस्तुत करते हैं। हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। देखो, हमदर्दी दिखाना यही तो हमारा एक कर्तव्य होता है, क्योंकि हमें मानवीयता, इंसानियत दिखानी चाहिए, दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए। लेकिन लेखक का दूसरा जो पहलू है जिसमें वे कहते हैं कि जब हम बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं उनका दुख दर्द करना, दूर करना, यही हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन उसमें बात यह होती है कि उन्हें जो आराम की ज़रूरत होती है वह आराम उनका गायब हो जाता है, क्योंकि उनका समय बर्बाद हो जाता है उतना, जिससे ये मिलने वाला उनके साथ उनके दुख दर्द में शामिल तो होता है, लेकिन जो उन्हें आराम की ज़रूरत होती है वह उन्हें मिल नहीं सकता। यही बात दूसरी होती है जिससे उस रोगी की या उस बीमार व्यक्ति की जो मानसिकता होती है, मानसिकता किस तरह पीड़ादायी बनती है, यह समझाने की कोशिश लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने इस पाठ में की है, जो कि वाह रे हमदर्द। उन्होंने अपने ही एक दुर्घटना के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जो कि ये हमदर्दी जताने के लिए जो लोग आते हैं तो वे उन्हें किस तरह पीड़ा देते हैं, किस तरह परेशान करते हैं और ये परेशानी का कारण कैसा होता है, यही इस पाठ में उन्होंने दिखा दिया है। अब लेखक अपना एक अनुभव या उदाहरण दिखाते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। देखो, लेखक एक दिन ऐसे ही भाषण सुनने के लिए गए थे। जो भाषण का विषय था वह विषय था पूंजीवाद और समाजवाद। ये क्या होता है हम देखेंगे। पूंजीवाद,
ये पूंजीवाद क्या होता है? जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन किया जाता है, उसमें अपना ही विचार किया जाता है, निजी विचार किया जाता है अपने लाभ का, अपने फायदे का। और दूसरा जो है समाजवाद, इस समाजवाद में सरकार सामाजिक कल्याण का विचार करती है, जिससे समाज का लाभ या समाज का कल्याण देखा जाता है। यही दोनों में अंतर होता है। ये परस्पर भिन्न ऐसे दोनों बातें हैं, जिसमें ये ऐसी अर्थव्यवस्था पर लेखक भाषण सुनने के लिए गए थे और इस भाषण का प्रभाव लेखक पर पड़ गया। सचमुच ही ये बात सच है कि जब हम कोई भाषण सुनते हैं तो भाषण का हम पर असर जरूर होता है। ऐसे ही लेखक पर भी इसका प्रभाव पड़ गया। इसी कारण जब वे अपने घर जा रहे थे, साइकिल के माध्यम से, साइकिल पर बैठकर वे जा रहे थे और साइकिल पर जा रहे थे, उस समय उनके सामने एक कार आई। अब लेखक के साइकिल को भाषण सुनने के कारण ज़्यादा जोश आया अथवा कार वाला सामने से आ रहा था उसे ज़्यादा गुस्सा आया साइकिल का, ये लेखक निश्चित रूप से बता नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या कि दोनों जब सामने आए तो जैसे कोई विरोधी दल एक दूसरे को जब देखते हैं तो घृणा की नज़रों से देखते हैं। घृणा का मतलब क्या होता है? नफरत, घृणा। जैसे ही साइकिल और वह कार सामने आ गए तो दोनों भी एक दूसरे को जैसे शत्रु की नज़र से एक दूसरे को जो नफरत से देखने लगे। और नफरत से देखने के बाद फिर हुआ क्या? तब मैंने खामखा पूंजीवाद और समाज के झगड़े में टांग अड़ाई। लेखक को ऐसे लगा कि मैंने ये जो पूंजीवाद समाजवाद जो हमेशा चलता रहता है, ये जैसे कोई एक झगड़ा होता है जो कि सामाजिक विषमता इसे कहते हैं, जो कि कई लोग बहुत अमीर है, कई लोग बहुत गरीब है, जिन्हें खाने का अभाव होता है, खाने को मिल नहीं सकता। लेकिन इतने अमीर लोग भी हैं जिनके पास रखने के लिए जगह नहीं होती, इतनी पूंजी उनके पास होती है। यही जो बहुत पुराने काल से चलता आया है, यही झगड़ा। इस झगड़े में जैसे कोई लेखक ने खामखाह, खामखाह का मतलब होता है नाहक, बिना वजह से। देखो खामखाह, बिना वजह अथवा नाहक। लेखक को ऐसे लगता है कि नाहक ही मैंने इसमें टांग अड़ाई। टांग अड़ाने का मतलब क्या होता है? ये टांग अड़ाना बोले तो मुहावरा होता है और इस मुहावरे का मतलब होता है बाधा डालना, टांग अड़ाना। बाधा डालना, टांग अड़ाना बोले तो बाधा डालना। लेखक को ऐसे लगा कि नाहक ही मैंने इस झगड़े में टांग अड़ाई या बाधा डाली, जिससे हुआ क्या? फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। फलस्वरूप बोले तो परिणाम उनका यह हुआ कि लेखक की टांग टूट गई, क्योंकि उनके साइकिल को और कार को दोनों को आपस में नफरत से देखने के कारण उसका परिणाम यह हुआ कि दोनों ने भी एक दूसरे पर टकराना जैसे शुरू कर दिया और दोनों की टक्कर हो गई। और इसका फल या उसका परिणाम यह हुआ कि जिससे लेखक की टांग टूट गई। अब दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए लोग मेरी तरफ दौड़े। देखो आजकल हम तो ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि आज इंसानियत नहीं बची है, मानवीयता। इंसानियत का मतलब क्या होता है? मानवीयता। ये मानवीयता कम हुई है ऐसा माना जाता है, देखा जाता है या सोचा जाता है। लेकिन हुआ क्या?
लेखक ने सोचा, लेखक को पता चला कि आज भी यह इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए जैसे कोई सभी लोग उनके पास आ गए और आकर उस लेखक की तरफ दौड़ गए, क्योंकि लेखक साइकिल पर थे। साइकिल को ज़्यादा चोट आएगी ना, कार को तो इतनी चोट नहीं लगेगी। वैसे ही लेखक को चोट आई, इसलिए लोग भागते हुए दौड़ते हुए लेखक के पास आ गए। अब आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? देखो, लेखक अब जब टकरा गए कार के साथ, तब उन्हें होश नहीं रहा। होश न रहने के कारण उन्हें पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए जब उनका होश आया और उनकी आंखें खुली, तब उन्होंने एक बिस्तर पर पाया, क्योंकि वे अस्पताल में भर्ती हो गए थे। और जब चारों ओर यानी कि इर्द गिर्द बोले तो आसपास इधर उधर जैसे ही उन्होंने देखा, तो उन्हें कई चेहरे परिचित और अपरिचित कई चेहरे दिखाई दिए। उसमें से कई लोग उनके पहचानने वाले थे और कई लोग ना पहचानने वाले थे, अपरिचित थे। इसी तरह उन्होंने उस लोगों की तरफ देखा, तो लोगों को पता चला, जब लोगों ने देखा कि इनकी आंखें खुल गई है, इन्हें होश आ गया है, तो सचमुच ही उनके चेहरे पर जैसे एक उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उन्हें बेहद आनंद हो गया कि होश में आ गए। इसी तरह जब लोगों ने उत्सुकता की नज़रों से लेखक की तरफ देखा, तो लेखक ने उन्हें पूछा, कराहते हुए, कराहना बोले तो दर्द के कारण जो आवाज़ निकाली जाती है उन्हें कहते हैं कराहना। ये कराहना और दूसरा जो शब्द है इर्द गिर्द, इर्द गिर्द का मतलब होता है आसपास, और कराहना बोले तो दर्द के कारण आवाज़ निकालना, उसे कहते हैं कराहना। क्योंकि लेखक को चोट लगी थी, उनकी टांग टूट गई थी। टांग टूटने के कारण उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और इस दर्द के कारण उन्होंने पूछा, अरे मैं कहाँ हूँ? इस तरह उन्होंने प्रश्न पूछा आसपास के लोगों को। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा, अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। देखो, तब एक चेहरे ने इतनी तेजी से जवाब दिया लेखक को कि आप सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिससे आपका एक एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के साथ तुम्हारे पैर का, आपके पैर का फ्रैक्चर हुआ है, सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है। देखो कहने की बात कैसी है, वह उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, इसका मतलब क्या वह और कोई चाहता था क्या? ऐसा भी लगता है। लेकिन लेखक देखता है अपनी टांगों की तरफ, उसमें से एक टांग सही सलामत थी, लेकिन दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। देखो, जब लेखक ने एक टांग की तरफ देखा तो सही सलामत थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी जो टांग थी, दूसरी टांग को एक थैली, रेत की थैली बांधकर उसे पैर को टंगा दिया था। और ऐसा टांगने का कारण क्या होता है? जो फ्रैक्चर होता है उसे सीधा कर दिया जाता है, उनकी हड्डी को ठीक किया जाता है। इसी तरह ये जब उन्होंने अपने पैर की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि नया मुहावरा उनके मन में आया कि टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। ये सार्वजनिक अस्पताल क्या होता है? सरकारी अस्पताल, जहां सबको खुला होता है। कोई भी बीमार व्यक्ति वहां आकर रह सकता है, भर्ती हो सकता है, उसे कोई पैसों की आवश्यकता नहीं लगती।
लेकिन प्राइवेट अगर अस्पताल में गए तो आपको बहुत बड़े पैसों को खर्च करना पड़ता है। वैसे यहाँ सार्वजनिक अस्पताल में कोई पैसों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लेखक जो है सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, जो कि सार्वजनिक अस्पताल तो है लेकिन उनका जो वार्ड है वह प्राइवेट है, जिसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसा ये प्राइवेट वार्ड है। लेखक को लगा सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। देखो, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, यही मतलब जो होता है, यही जो मुहावरा होता है, इसका मतलब ये होता है कि स्वर्गवास होना। लेखक जब सार्वजनिक अस्पताल इस शब्द का नाम सुनता है वैसे ही वही कांपने लगता है, बहुत डर लगता है, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक अस्पताल से पहले से बहुत डर लगता है, घबराहट लगती है, क्योंकि उसका कारण यही होता है कि सार्वजनिक अस्पताल में ऐसा माना जाता है, मैं सचमुच नहीं कहती लेकिन माना जाता है कि सार्वजनिक अस्पताल में अनेक सुविधाओं का अभाव होता है, वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा माना जाता है। इससे लेखक पहले से ही घबराहट उन्हें होती थी कि सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही। वैसे तो अस्पताल का नाम सुनते ही ये शब्द उन्हें खतरनाक लगता है, क्योंकि अस्पताल में जाना कोई सीधी सादी बात नहीं होती, मामूली सी बात नहीं होती, बहुत दुख दर्द झेलना पड़ता है उसमें। और ऐसे ही सार्वजनिक का उसके साथ, अस्पताल के साथ शब्द जुड़ गया तो सचमुच ही बहुत ये कांपने लगा लेखक को बहुत डर लगता है, और डर के मारे उन्हें ऐसा लगता है कि अब सार्वजनिक अस्पताल में मैं भर्ती हो गया हूँ, इसका मतलब जैसे कोई मेरा अभी स्वर्गवास ही हो जाएगा, क्योंकि ये आत्मा अपने पास होता है और परमात्मा बोले तो ईश्वर को माना जाता है। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, इसका मतलब स्वर्गवास होना। इसी तरह जैसे उन्हें सोच या विचार कोई मन में आया और इस तरह विचार आने से ये ज़्यादा ही कांपने लगे। अब मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ कि टांग का टूटना। अब देखो, अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखो, लेखक को अपने पैर के टूटने की या फ्रैक्चर होने की ज़्यादा चिंता नहीं हुई या फिक्र नहीं लगी, लेकिन लेखक को वह तो एक सीधी सादी घटना लगी। लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना, यही जो बात थी, यह उन्हें दुर्घटना लगी। इसका मतलब है ये सार्वजनिक अस्पताल से कितना घबराते हैं। इसी तरह वे बहुत घबराने लगे थे इस सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होने के कारण। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। देखो, दूसरी बात यह थी, एक तो सार्वजनिक अस्पताल की फिक्र होने लगी थी, दूसरी फिक्र इस बात की होने लगी कि अब मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूँ, अब मुझे मिलने के लिए ज़्यादा लोग आएंगे, और ये मिलने के लिए जो लोग आएंगे, इस लोगों की उन्हें ज़्यादा फिक्र होने लगी, और इसी तरह ये और भी घबराने लगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। देखो, लेखक का जो उद्देश्य था यही विचार करने का, घबराने का या कोई फिक्र करने का, यही बराबर है थोड़ा, क्योंकि जब कोई मिलने आते हैं तो ज़्यादा प्रमाण में लोग आते हैं, एक के बाद एक ऐसे आते रहते हैं, और ऐसे लोगों के आने के कारण जो बीमार व्यक्ति को आराम की सख्त ज़रूरत होती है वह आराम उन्हें नहीं मिल सकता, और आराम न मिलने के कारण उनका जो कोई दर्द है वह दर्द ज़्यादा बढ़ता रहता है। एक तो आराम नहीं मिलता, और ऊपर से ये जो टूटे हुए पैर की जो कोई पैर का दर्द है वह दर्द ज़्यादा उन्हें महसूस होगा। इससे उनके मन में यह विचार आया कि अब मुझे देखने जो लोग आएंगे, इससे मुझे बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बात से उन्हें ज़्यादा फिक्र होने लगी। अब
जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। देखो, लेखक का जो विचार है मन का, उस विचार में यही दिखाई देता है कि उन्हें मिलने वालों के डर से ज़्यादा ही बुरा लगता है, जो कि सार्वजनिक अस्पताल में जो जनरल वार्ड होता है, उस जनरल वार्ड में कोई समय निश्चित किया जाता है जो मिलने वालों का, उस समय के बाहर उन्हें आने नहीं दिया जाता। यही एक नियम होता है सार्वजनिक अस्पताल का। लेकिन सार्वजनिक अस्पताल का जो जनरल वार्ड तो अलग होता है, लेकिन प्राइवेट वार्ड जो होता है, उस प्राइवेट वार्ड में यही नियम तो नहीं होता, क्योंकि सभी समय में हम मिलने के लिए जा सकते हैं, चाहे कोई भी समय हो, उस समय पर हम उस मिलने वालों को जा सकते हैं। जैसे कोई लेखक कहते हैं कि खुला निमंत्रण ही होता है इसमें, जो कि रिश्तेदार हो, मित्र हो, परिचित हो, इन सभी के लिए जैसे खुला निमंत्रण दिया जाता है कि चाहे जब जी चाहे तुम्हारा, तब तुम आ सकते हो और मिल सकते हो। ये मिलना तो यही एक प्रथा है, जो कि दूसरों का दुख दर्द दूर करना, लेकिन उसके पीछे जो कोई बदला भी होता है, मिलना भी और बदले का बदला भी, जो कि कभी लेखक दूसरों को भी मिलने गए होंगे, इसलिए उनका बदला भी हो गया और बदले के साथ साथ हमदर्दी भी जता दी गई। हमदर्दी की हमदर्दी भी, जो कि हमदर्दी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। ये हमदर्दी दिखाने के लिए भी जैसे कोई ये कारण बन जाता है और हमदर्दी के साथ साथ बदला भी ले लिया जाता है। इसी तरह इस विचार से लेखक को ऐसा लगा कि एक तो सिर्फ टांग टूट गई थी, दूसरी टांग सही सलामत थी, लेकिन सही सलामत जो टांग थी, जैसे कोई लेखक को इस विचार से ऐसा लगा कि दूसरी टांग भी उनकी टूट गई है, इसी तरह उन्हें लगने लगा। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। एहसान का मतलब उपकार, जो कि एक दूसरे को जो कोई लेन देन होती है ना, यही एक व्यवहार होता है, जो कि अगर कोई मिलने हमें आए तो हम भी उन्हें मिलने जाते हैं। वैसे ही सबसे पहले लोग लेखक को मिलने के लिए कौन आते हैं? तो जिन्हें लेखक उन्हें देखने के लिए कभी गए थे, कभी उनकी टांग टूटी हो या दूसरी कोई बीमारी हो, इसी अवसर पर जब लेखक उन्हें मिलने के लिए गए थे, वही लोग सबसे पहले उन्हें मिलने के लिए आ गए और उनका एहसान चुकाने का काम करने लगे। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। देखो, ये जो एहसान चुकाने के लिए जो लोग आते हैं ना, तो इसमें यही बात साफ साफ लेखक को दिखाई देती है कि ये जो वक्त होता है ना, वक्त सभी पर आता है, सभी का वक्त बदलता रहता है, क्योंकि एक जैसा वक्त किसी को भी अपने जीवन भर नहीं मिल सकता। हर वक्त अपना वक्त बदलता रहता है। यही बात उसमें साफ साफ लेखक के नज़र में दिखाई देती है, लेखक को दिखाई देती है। तब दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। देखो, लेखक का कहना है कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तब उनका जो दर्द होता है, दर्द बहुत होता है और इस दर्द के कारण उन्हें नींद नहीं आती, जैसे कि उनकी नींद हराम हो जाती है। और ऐसे में थोड़ी बहुत अगर कभी नींद आने लगे तो उसमें से होता क्या है, ये मिलने वाले उन्हें जगा देते हैं और उनकी नींद को हराम कर देते हैं। इसी तरह ये आने वाले लोग जो होते हैं, ये अपना जैसे कोई
व्यवहार चुकाने तो आते हैं, जैसे कोई उन्हें मिलने के लिए जाना, इसका मतलब वे हमें भी मिलने के लिए आए थे, यही तो बात है। लेकिन उसमें ज़्यादा औपचारिकता होती है। औपचारिकता का मतलब क्या होता है? ये खोखलापन, जिसमें कोई अपनापन नहीं होता। अपनेपन से ये सभी लोग नहीं आते, वैसे तो कुछ लोग आते भी हैं अपनेपन से, लेकिन कई लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। और इस कहने के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि जब कभी ये आते हैं तो ये हमें नींद लेने नहीं देते। एक तो हमारा समय खराब हो जाता है और दर्द को भी ज़्यादा महसूस करना पड़ता है। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब कैसा है दर्द? देखो, ऐसे कई लोग आते हैं। एक दिन लेखक ने तय करना बोले तो निश्चित करना या निश्चय करना कि आज मैं कोई भी आए तो भी मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा, अपनी आँखों को नहीं खोलूंगा, ऐसा उन्होंने निश्चित किया। और उसी दिन सचमुच ही उनके ऑफिस के बड़े बाबू आए, जो कि बड़े बाबू बोले तो बड़े ऑफिसर उनके, वही मिलने के लिए उन्हें आए। जब आए तो लेखक ने अपनी आंखें तो पहले ही बंद कर ले ली थी। अब उन्होंने देखा लेखक की तरफ, लेखक की आंखें बंद थी, वह सो गए थे। लेकिन बड़े बाबू ऐसे ही जाने लगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि अगर मैं ऐसे ही चला गया तो लेखक को पता कैसे चलेगा कि मैं उन्हें मिलने के लिए आया था। देखो, यही इसमें बात जो है ये औपचारिकता है, और ऐसी औपचारिकता दिखाना लेखक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सिर्फ सूरत दिखाना बोले तो औपचारिकता। और ऐसे ही ये आते ही उन्हें ऐसा विचार आया कि अगर मैं वापस चला गया तो सचमुच ही उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं उन्हें मिलने आया था। इसलिए उन्होंने लेखक को धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हिलाने से भी लेखक ने अपनी आंखें नहीं खोली, तो उन्होंने फिर उनके टूटे हुए टांग के हिस्से को दबाना शुरू कर दिया। अब दबाने के बाद लेखक का दर्द बढ़ गया, और दर्द बढ़ने के कारण लेखक ने चीखते हुए, जो कि कराहने से आगे, कराहना ये धीमी आवाज में दर्द के कारण आवाज निकाली जाती है, लेकिन चीखना बोले तो ज्यादा दर्द के कारण जोर से चीखा जाता है, आवाज निकाली जाती है, वह चीख होती है। ऐसे ही जोर से चीखते हुए उन्होंने अपनी आंखें खोली। तो आंखें खोलने के बाद उस व्यक्ति ने, उस बड़े बाबू ने उनसे पूछा कि कहिए अब कैसा है दर्द? देखो, इस बात से लेखक ये जब डरते थे तो सचमुच ही यही बात सही थी लेखक की, कि ये दर्द कम करने आते हैं या बढ़ाने आते हैं, यही लेखक के मन में आता है। और इसी तरह ये मिलने वाले जो हमदर्दी होते हैं, ये हमदर्दी का हमदर्द लेखक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने जैसे कोई उपहासात्मक हास्य व्यंग किया है कि वाह रे हमदर्द, ऐसी हमदर्दी तो किस काम की है। इसी तरह लेखक ये समझाने की कोशिश इस पाठ से करते हैं। आगे का पाठ हम कल देखेंगे।